दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों उत्तराखंड पुलिस जो कि आने वाली भर्ती है बहुत जल्दी मार्च में। अब दोस्तों आपने न्यूज़ में आज के न्यूज़ में भी देख लिया होगा कि जो रैंकर्स की परीक्षा है वो 21 फरवरी को हो जाएगी। उसका जो पेपर करा रहा है वो भी यूकेएसएससी के द्वारा ही कराया जा रहा है। तो आप भी मान सकते हैं कि उत्तराखंड पुलिस जो आपने न्यूज़ सुनी थी कि उत्तराखंड पुलिस का पेपर अब यूकेएसएससी के द्वारा ही कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये संभव है कि पूरी तरह से पेपर आपका यूकेएसएससी के द्वारा ही कराया जाए। जैसे आपने अभी हाल ही में आबकारी का पेपर देखा होगा और फॉरेस्ट गार्ड का पेपर प्ले लिस्ट में है दोस्तों, अगर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। बाकी आपके पास कोई बुक है तो आप तब भी देख सकते हैं। तो उसी लेवल का मान सकते हैं आप पेपर इस तरह का आएगा। बाकी घबराएं नहीं कि ज़्यादा टफ आएगा, ज़्यादा टफ भी नहीं, ज़्यादा आसान भी नहीं, ठीक ठाक लेवल का आएगा। वही अगर आपने पेपर देखा होगा तो उसी लेवल का आएगा। तो पेपर अगर आसान आता तो दोस्तों तब आपको क्वेश्चन सही करने आसान है। अब आपके आसान है कि आसान करें, आपको 40-50 क्वेश्चन आगे बाकी आए नहीं, फिर क्या ये आसान है आपके लिए। फिर कोई और भी होंगे आपके दोस्त, आपके साथी, आपके भाई, तो वो 60 से ज़्यादा लागे सभी 60-70। कोई ज़्यादा ही पढ़ने वाला निकला तो 80 प्लस भी ला सकता है, 90 प्लस भी ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ ये रहता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं और क्वेश्चनों को आप सही करके आएँ। तो इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बाकी डिटेल में मैं आपको वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूँ और इस 26 जनवरी या इस माह के अंत तक आपके लिए जो 4 से 5 घंटे की एक मैराथन आने वाली है। उत्तराखंड के जितने भी पुराने पेपर में उत्तराखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसके अलावा जो परीक्षावाणी में है क्वेश्चन है और बाकी जो 1-2 बुक और है मेरे पास, उनमें जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड के भी बहुत से लगभग कि अभी तक जितने पार्ट दिए उसमें ज़्यादा उत्तराखंड दिए। तो आज हमारा जीके का पार्ट है, शायद कल को हिंदी आएगी, बाकी फिर उसके बाद फिर उत्तराखंड। तो आपका पहला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन सी रेखा भारत और चीन को अलग करती है? दोस्तों कई बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जाएगा। तो निम्न में से कौन सी रेखा भारत और चीन को अलग करती है? तो इसका सही उत्तर आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा, वो है मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा 1914 में दोस्तों इसका निर्धारण किया गया था। और ये कहाँ किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये आपके लिए आसान क्वेश्चन था, बहुत लोगों को लग रहा होगा। पर ये इसका सीमा रेखा का निर्धारण कहाँ किया गया था, वो भी हमारे भारत के ही किसी स्थान में है, तो वो आपको कमेंट में बताना है। वर्तमान में दोस्तों जो ये मैक-मोहन रेखा है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखनी है। और डूरंड रेखा दोस्तों ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। और है रेड क्लिफ रेखा, ये है भारत और पाक के बीच में। 17 अगस्त 1947 को ये इसका निर्धारण किया गया था सर रेड क्लिफ के द्वारा, क्योंकि उन्हीं के नाम पर रखी गई। मैक-मोहन तो इन्हीं के नाम पर रखी गई, क्योंकि जिन्होंने इसका निर्धारण किया तो उन्हीं के नाम पर ये रखी गई। तो बाकी दोस्तों आप किसके साथ है, किस देश के साथ, जैसे बांग्लादेश के साथ 4096 लगती है, इतनी सीमा रेखा लगती है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा कि किसके साथ कितनी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी किस देश के साथ हमारी सीमा लगती है, पड़ोसी हैं, वो सब आपको याद करने होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया? किस वर्ष नीति आयोग का गठन किया गया? तो दोस्तों पहले अगर आपको ये आता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया, तो दोस्तों इसका आपको पता होगा। तो अगर आपके सामने अगर इसका नीति आयोग का ना है या नीति का जो पूरी फुल फॉर्म है वो भी पूछ ली जा सकती है। तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है नेशनल, पूरा सब कुछ आपके लिए इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाओगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। वहाँ पे ये सब इंग्लिश में या अंग्रेजी नेशनल, इस तरह से पूरा आपको उनमें बहुत समानता होगी ऑप्शन में, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए याद कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था नीति आयोग।
ये नीति आयोग दोस्तों ये ही पहले योजना आयोग हुआ करता था, उसके बाद इसको परिवर्तन कर दिया गया 1 जनवरी 2015 से। जो योजना आयोग के काम है वो अब नीति आयोग के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब दोस्तों बाकी जो जीके के लिए बात रही, मैं आपको एक बार विज्ञप्ति आ जाए उसके बाद बस फिर 50-50 क्वेश्चन जीके के किसी दिन किस चीज़ के, वो भी ऑनलाइनर में, और बाकी उत्तराखंड तो डिटेल में पढ़ेंगे ही। हिंदी भी मैं आपके लिए स्पेशल, क्योंकि हिंदी बहुत ज़रूरी दोस्तों, मातृभाषा है, बिल्कुल ज़्यादा कोई गलती नहीं होगी, आसानी से आपके समझ में आएगा और आप एग्ज़ाम में भी सही करोगे और एग्ज़ाम निकालोगे भी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल संख्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को आसान लग सकता है और बहुत लोगों ने जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके लिए भी इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकती है। 7, 8, 9 इन तीनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। जब हम दोस्तों पढ़ते थे उस समय तो 7 है, भारत के केंद्र राज्यों की संख्या कितनी है, 29 है, इसकी राजधानी ये है, तो इस तरह से बहुत मज़ा आता था। तो फिर उसके बाद 8 हुई, फिर 9 हुई, अब फिर जो अभी वर्तमान में है वो है 8, है हमारे वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, और राज्य हैं 8, और 28 और 8 ये हो गए टोटल 36। तो 36 अभी इतने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 जो कहता है दोस्तों भारत राज्यों का संघ होगा, यानी कि इन सबको मिला के भारत एक ही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, या कब पारित हुआ था? भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2003, 2005, 2009 या 1993? तो 1993 वाले बिल्कुल गलत हैं, 2009 वाले भी गलत हैं। इसका सही उत्तर है अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये दोस्तों इसलिए कि सूचना का अधिकार का मतलब ये है कि यह कानून है, मतलब कानून है, अधिनियम कानून। तो भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों या रिकॉर्डों में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार है। बाकी आप ये सूचना का अधिकार आरटीआई के जो माध्यम से आप जान सकते हैं कि बाकी जैसे उत्तराखंड जैसे आयोग में कि कितनी वैकेंसी है, जैसे इस तरह से लगाते हैं, तो इसका बता सकते हैं। बाकी उनके पास कुछ क्या, क्यों, कैसे, कुछ इस तरह के जो है उत्तर, इनका जवाब नहीं देने का भी रहता है। कुछ इसमें अलग जो प्रावधान रखे गए हैं कि बाकी और जान सकते हैं, कुछ इस तरह के इसमें दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बाकी दोस्तों इसके पास 5 क्वेश्चन और बचे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बाकी दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के अभी तक जितने पेपर हुए हैं वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जॉब प्रोफाइल प्लेलिस्ट में आप जरूर जाइए, आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उत्तराखंड पुलिस के बारे में जानने के लिए मिलेगा, तो आप वहाँ जाइए अगर आप नए हैं तो। बाकी जो पुराने लोग हैं उन्होंने देखा ही होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य, खेलकूद, समाज सेवा या फिर कृषि? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार का संबंध है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये कृषि से संबंधित है। तो नॉर्मन बोरलॉग दोस्तों ये अमेरिका के जो हैं कृषि वैज्ञानिक हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो इनके ही नाम पर ये जो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार है कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई भी एक दिवस पूछा जा सकता है एग्जाम में, पूरी संभावना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे तो एक दिवस तो कोई भी बनता है उसमें। तो आप दिवस को अच्छे से याद कर लीजिए। तो विश्व पर्यटन दिवस को इस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को, 14 सितंबर को, 10 दिसंबर को या 5 सितंबर को? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, और 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, और 1948 में इसकी घोषणा हुई थी। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस।
विश्व हिंदी दिवस आए तो तब 10 जनवरी होगा, इसमें भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। विश्व पर्यटन दिवस तो 27 सितंबर को मनाया जाता है और इसकी घोषणा जो हुई थी वो हुई थी 1980 में। तो 1980 शायद ना आए, आप दिवस ही याद रख लेना, अगर 80 भी याद रख सकते तो कब इसकी घोषणा हुई थी तो अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये आपका पॉलिटी से प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। कई लोगों को लग रहा होगा कि नहीं है, पहले आप इसका ध्यान रखें कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार नहीं है। जो लोग नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने अपना उत्तर चुन लिया होगा आसानी से। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। इसे कब हटाया गया था? सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वें संविधान 1978 द्वारा। और आपके सामने ऑप्शन रहेगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। जो लोग नए हैं, इतनी कन्फ्यूजन हो जाएगी इन दो ऑप्शनों में। लग गया तो लग गया, फिर नहीं लगा तो माइनस जाएंगे 0.25, लग गया तो पूरा 1 लगेगा, जिन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो याद रखें इसको, चाहिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इसमें चेंज किए गए थे इंदिरा गांधी के समय, उस समय प्रधानमंत्री थी 1976 में, और आपातकाल 1975 में लगा था उस समय 25 जून 1975 को, और 1977 तक रहा था। तो 1976 में बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन उस समय हुए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका मौलिक अधिकार है, बिल्कुल है। और समानता का अधिकार ये भी है, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। पहले 7 से दोस्तों अब 6 हो गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार को हटा देगा, बाकी 3 और बचते हैं। एक बचता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और बता स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, एक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है अनुच्छेद 32 में। और एक और बच गया शोषण, समानता, संपत्ति, स्वतंत्रता, समानता, और बच गया हाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी इसमें आपके 6 अधिकार हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक संस्थान है, ये कहाँ है ये आपको याद रखना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, या भारतीय कृषि अनुसंधान स्थित है? शिमला, पंतनगर, नई हो गया दोस्तों, नई दिल्ली है, टाइपिंग एरर हो जाती है थोड़ा। नई दिल्ली, आप खुद इतने समझदार हैं। तो नई दिल्ली, हैदराबाद। तो बहुत लोगों को हैदराबाद लगेगा, नई दिल्ली या पंतनगर भी करेंगे। तो राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान दोस्तों ये है हैदराबाद में, और ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये है नई दिल्ली में, याद रखना आपको। पंतनगर में दोस्तों देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय, याद कर लेना, एग्जाम में उत्तराखंड का प्रश्न है, पूछा जाएगा। 17 नवंबर 1960 को, पूरी डेट याद रख लेना। 1960 क्या पता फिर पूरी डेट ही दे देगा, फिर 2 ऑप्शन दे दे 1960 के, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 17 नवंबर या फिर कोई नवंबर या किसी अक्टूबर का दे दिया, दिसंबर, कुछ भी दे दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें पूरी डेट पूछ ली जाती है। तो 17 नवंबर 1960 को देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था हमारे पंतनगर में। पंतनगर दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर, और इनका नाम दोस्तों ये जो कृषि विश्वविद्यालय है पंतनगर में, इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय कब किया गया था? 1972 में किया गया था, 1972 में, याद रखना आप लोग। और शिमला में दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान है, कुफरी में शिमला, और शिमला के साथ भी हमारी उत्तराखंड की सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा जो हिमाचल प्रदेश का जनपद है वो शिमला के साथ ही हमारी सीमा लगती है, ये आपको याद रखना है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बताया था। बाकी काशीपुर से मेरे को और याद आ गया, क्योंकि पंतनगर की बात आई, तो गन्ना विकास संस्थान है, क्या पता यही पूछ लिया जाए। गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? तो काशीपुर में है, ये आपको याद रखना है। काशीपुर, और एक संपूर्णानंद खुली जेल भी है, वो है सितारगंज में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक उत्तराखंड का क्वेश्चन, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड, ध्यान से सुनिए आप लोग, उत्तराखंड देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बताता है। आप कहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में
कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह में पर्वतों की संख्या कितनी है, ये आपको बताना है कि हमारे जो प्रतीक चिन्ह है, कई बार मैंने ये है प्रतीक चिन्ह दोस्तों, तो इसमें पर्वतों की संख्या कितनी है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एग्जाम में पूछा गया था और इसकी जो प्रतीक चिन्ह ये धारण मतलब कि इसकी घोषणा होती है 2001 में, तो ये आपको याद रखना है। बाकी डिटेल में जब मैं उत्तराखंड बताऊंगा तो सब आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाकी इधर उधर की कुछ नहीं, बिल्कुल फैक्ट वाली चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन किससे संबंधित है, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य या इनमें से कोई नहीं। तो रामानुजाचार्य ये हैं, विशिष्टाद्वैत दर्शन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो शंकराचार्य का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान रहा है। 820 में आपको पता होगा, पढ़ा होगा परीक्षावाणी में कि केदारनाथ में अपना देह का त्याग किया था, शरीर का। और जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर की जो मूर्ति है नारद कुंड से निकाली थी, और गंगोली हाट में भी, हरिद्वार में भी, मतलब कि जगह जगह उत्तराखंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और 32 वर्ष की आयु में ही इनका 32 वर्ष की आयु में ही इन्होंने अपना देह का त्याग किया था केदारनाथ में। और एक केरल के मालाबार क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, ये एग्जाम में पूछा गया था, ये आपको याद रखना है, या मालाबार, कोझिकोड, इस तरह से ऑप्शन में रहता है, तो वो आपको याद रखना है। और ये नंबूदरी संप्रदाय से संबंधित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन और आपका आखिरी क्वेश्चन। तो नौका दौड़ का आयोजन किस उत्सव पर किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौका दौड़ का क्वेश्चन किस उत्सव पर किया जाता है। अब आप, मुझे पता है 2 ऑप्शन आपके लिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहे होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा, बाकी गरबा में तो आप करेंगे नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, तो कुछ लोग तो सोचेंगे, पर इन 2 ऑप्शन में अगर माना सच में मान लीजिए कि ये आपका एग्जाम में आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे। तो नौका दौड़ का आयोजन किस उत्सव पर किया जाता है, ओणम, पोंगल। तो ओणम दोस्तों कहाँ होता है, केरल में, और पोंगल कहाँ होता है, तमिलनाडु में। गरबा आपको पता है, गरबा गुजरात में, वो जो गोपी बहू सीरियल आता था उसमें भी गरबा काफ़ी खेलते थे, गोपी बहू, राशि, अरे ये तो खैर छोड़िए। तो गरबा गुजरात में है, बाकी पोंगल तमिलनाडु, ओणम तो केरल। तो ओणम में ही दोस्तों नौका दौड़ का आयोजन होता है। तो ये आपको याद रखने हैं। ये थे आज के क्वेश्चन, कल को हिंदी की वीडियो आएगी, बाकी परसों फिर उत्तराखंड, फिर बहुत जल्दी आपके लिए मैराथन वीडियो आने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तैयारी करते रहिए।